साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 16 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर हो, जीएस हो या मैपिंग हो, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग मैपिंग सेक्शन में 3 देशों के बारे में बात करेंगे, तंजानिया, सिंगापुर और कांगो रिपब्लिक गणराज्य के बारे में। तीनों ही चर्चा में है, क्यों चर्चा में है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं हम लोग। यदि हम लोग पहले पेज पे देखें तो पहले पेज पे एक न्यूज है, मणिपुर में कुकी संगठन ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ठीक है, तो कुकी समुदाय कहां संबंधित है? मणिपुर में। मणिपुर में काफी लंबे समय से एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है। यहाँ पर कुकी और मैती दो समुदायों के मध्य में जो है एक प्रकार से हिंसक संघर्ष जो है काफी लंबे टाइम से चल रहा है। और इसी के संदर्भ में चूंकि यहाँ पे अभी शांति प्रक्रिया स्थापित नहीं हो पाई है, इसी वजह से यहाँ का जो कुकी संगठन है उन्होंने चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, कुकी और आपका मैती समुदाय कहाँ का है? तो मणिपुर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक न्यूज जो है वो मानव और पशु संघर्ष से संबंधित है। देखिए, पीलीभीत के 300 गांवों में मानव पशु संघर्ष बना चुनावी मुद्दा। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान बहुत सारे मुद्दे बनते हैं, तो पीलीभीत में जो है मानव पशु संघर्ष जो है वो एक चुनावी मुद्दा है। तो आप इस चीज को आप अपने उत्तर लेखन में लिख सकते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या क्या बन सकते हैं, या मानव पशु संघर्ष को रोकने का, इस पे प्रशासन को कह सकते हैं कदम उठाने के लिए बाध्य करने का क्या तरीके हो सकते हैं। तो उसमें आपका एक जो है इसे चुनावी मुद्दा बनाना भी एक तरीका हो सकता है। तो देखिए देखिए हुआ क्या कि जैसे राजनीतिक नेता जो है चुनावी रैलियों में विकास, आधुनिकीकरण और प्रगति की बात कर रहे हैं, लेकिन पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के लगभग 300 गांवों के लोग अभी भी पशु संघर्ष का सामना कर रहे हैं, जिसे मानव जाति के सबसे आदिम संघर्षों में से एक माना जाता है। इन गांवों में लोगों को नियमित रूप से बाघ प्रजाति के जानवरों का सामना करना पड़ता है, जो निकटवर्ती पीलीभीत टाइगर रिजर्व से उनके खेतों में भटक कर आ रहे पीटीआर बंगाल टाइगर, पीटीआर मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो बंगाल टाइगर है, जिसका कह सकते हैं साइंटिफिक नेम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस है, का निवास स्थान है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर कई बार यह मुठभेड़ जानलेवा भी साबित हुई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर 2019 से अब तक इन गांवों में 22 से अधिक लोग बाघों के हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो मानव पशु संघर्ष है वो भी एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में देखें, तो जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाम से पहचाना जाना पहचान के अधिकार का मूल अधिकार है या मूल आधार है। देखिए हुआ क्या कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी के नाम से या माता पिता की संतान के रूप में पहचाना जाना किसी भी व्यक्ति की पहचान का मूल आधार है। अदालत की यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की अंक तालिकाओं में पिता का नाम बदलने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करते हुए आई है। अदालत ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के प्रमाण पत्रों में उल्लिखित नाम वास्तव में याचिकाकर्ता के पिता का नहीं था और उसने पंजीकरण के समय अपने चाचा का नाम अंकित किया था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि विभिन्न सार्वजनिक दस्तावेजों में याचिकाकर्ता के पिता के नाम की वर्तनी में कुछ विसंगतियां थी और अदालत ने कहा कि नाम पहचान से जुड़ा होता है और ऐसे मामलों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, न कि पांडित्यपूर्ण रुख अपनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर ने एक आदेश में कहा था कि न्यायालय को ऐसे मामलों में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा और प्रमुख विचार को ध्यान में रखना होगा कि नाम पहचान से जुड़ा है और किसी के नाम से साथ ही माता पिता की बेटी या बेटे के रूप में भी पहचाने जाने का अधिकार एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान का मूल अधिकार है, ये मूल आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग संपादकीय वाले पेज को देखें तो यहाँ पर जो एक कोटेशन दिया गया है विलियम एलेरी का, महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि धनी होने का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं है, श्रेष्ठ होना नहीं है, वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, जो ईमानदारी के रास्ते पर अड़िग है। तो देखिए, धनी होने का मतलब श्रेष्ठ होना नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, जो ईमानदारी के रास्ते पर अड़िग है। यहां पर जो आपको लेख दिया गया है वो अंग प्रत्यारोपण का अमानवीय संजाल के संबंध में, किस प्रकार से मानव अंग के कारोबार में संलिप्त गिरोह बहुत सुनियोजित तरीके से गरीब और असहाय लोगों को बहुत मामूली रकम की एवज में जीते जी अपने अंग बेचने को तैयार कर लेते हैं। तो इसके संबंध में इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन और आपके निबंध लेखन में।
देवाशीष प्रसून जी का ये लेख है, महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहां पर कुछ मुद्दों की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग जो वर्तमान में ईरान और इजराइल के मध्य में युद्ध होने की जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसके संदर्भ में यहां पर हम लोग बात करें तो देखिए, चूंकि इस समय वैश्विक परिदृश्य पर देखें तो कई जगह पे संघर्ष चल रहा है। जैसे आप देखें, रूस और यूक्रेन का संघर्ष काफी लंबे समय से 2 साल से भी ऊपर हो रहा है, वहां संघर्ष बना हुआ है। इसी प्रकार से पिछले 6 महीने से भी ऊपर हो गए आपके इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में संघर्ष चल रहा है गाजा पट्टी पर, ठीक है। अब जो नया संघर्ष प्रारंभ हुआ है वो आपका ईरान और इजराइल के मध्य में हुआ है। तो ये इस प्रकार से देखें तो यदि यहां पर भी मोर्चा खुल जाता है तो एक प्रकार से देखें तो इसमें विश्व के कई सारे देश जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएंगे। तो इसी के संबंध में यदि बात करें यहां पर तो देखिए, क्या ईरान इजराइल युद्ध के रूप में पूरे विश्व में नई मुसीबत सामने आ रही है? पहले से ही चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इस नए युद्ध ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। इस संकट से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने परामर्श जारी कर ईरान और इजराइल जाने के प्रति नागरिकों को सचेत किया था। इजराइल से जुड़े एक कार्गो शिप पर भी ईरान ने कब्जा किया है। तो हमको उन बिंदुओं पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है जो भारत के संदर्भ में, कि किस प्रकार से भारत के हित जो है वो प्रभावित होंगे। क्योंकि भारत के संबंध जो है इजराइल और ईरान दोनों से ही बेहतर संबंध है, दोनों से ही व्यापारिक संबंध है, ठीक है, व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार के संबंध है। तो हमें दोनों को समान महत्व देना रहता है। तो इस संदर्भ में भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन बिंदुओं को हम यहां पर देखेंगे। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध की आशंका को देखते हुए इसका नकारात्मक असर जो है महंगाई पर भी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की तेजी के पीछे यही संकट अहम माना जा रहा है। इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। हालांकि चुनाव को देखते हुए अभी पेट्रोल डीजल की कीमत में तुरंत वृद्धि की संभावना नहीं है। हालांकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी इससे प्रभावित हो सकती है। रक्षा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। देखिए, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अशोक कुमार जो रिटायर्ड है, कहते हैं कि अगर इजराइल और ईरान का संघर्ष लंबा चला तो भारत के रक्षा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस से आने वाली आपूर्ति पर असर हुआ तो भारत ने विकल्प के तौर पर नाटो देशों को देखा। लेकिन अगर इजराइल ईरान संघर्ष लंबा चलता है तो उसमें अमेरिका भी शामिल होगा। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और नाटो देश इन संघर्षों में उलझ जाएंगे। इजराइल हमास संघर्ष में इजराइल पहले ही उलझा है। ऐसे में अगर LAC पर, मतलब जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी, वहां पर चीन कुछ हरकत करता है और चीन से विवाद बढ़ता है तो हमारे सहयोगी देश अपनी लड़ाई में व्यस्त रहेंगे, जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। वैसे भी इजराइल और ईरान दोनों भारत के लिए अहम है। इजराइल भारत का रणनीतिक आपूर्ति करता है तो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक और ईस्ट यूरोपियन देशों तक गतिविधि के लिए ईरान अहम है। इसलिए भारत चाबहार बंदरगाह में ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त आर्थिक हालात पे असर की बात करें क्या होगा, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विदेश नीति अध्ययन केंद्र के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष बी पंत कहते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट ही उससे प्रभावित होगा और इसके बाद ऊर्जा संकट से लेकर आर्थिक हालात पर असर होगा। उसमें यह भी देखना होगा कि हमारे लोग जो वहां हैं उन्हें कैसे बचाया जाए और वापस लाया जाए। यह देखना होगा कि हमारी ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक पर असर पड़ेगा। हर्षवी पंत कहते हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के लिए अहम है और अगर संघर्ष बढ़ता है तो भारत दोनों देशों को यही राय दे सकता है कि बातचीत से हल निकाला जाए। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि इजराइल को समर्थन देगा। इस तरह से यह वैश्विक चुनौती के तौर पर बड़ा मसला हो सकता है। भारत तो यही चाहेगा कि और यही कोशिश करेगा कि दोनों ही देशों को यह बात समझ आए कि मामला बढ़ाया ना जाए। वैसे वे दोनों देश इस संकट को किस तरह देखते हैं ये उनके नजरिए पर निर्भर करता है। भारत यूरोपियन यूनियन और हिंद प्रशांत के देशों के साथ मिलकर जरूर इस बात को रेखांकित कर सकता है कि यह युद्ध बढ़े ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल के मध्य में हमेशा दुश्मनी रही है। यदि आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इन दोनों के बीच एक अच्छे संबंध है, दोस्ताना संबंध भी रहे हैं। देखिए, ईरान और इजराइल में कभी बहुत गहरी दोस्ती थी। ईरान से तेल खरीदने में इजराइल सबसे आगे था, लेकिन यह सिलसिला लंबा नहीं चल रहा क्योंकि उस समय जब इनके संबंध अच्छे थे उस समय ईरान पे एक तरह से देखें अप्रत्यक्ष रूप से जो कंट्रोल था वो अमेरिका का था। ठीक है, अमेरिका के ही जो कह सकते हैं पसंद के जो वहां पे शासक होते थे वो उसके पसंद के होते थे। ईरानी विद्रोह जब वहां पे होता है, ईरानी विद्रोह के बाद जैसे ही वहां के शासक या कैसे ईरानी क्रांति जब होती है, वहां के शासक
शाह रजा पहलवी ने गद्दी छोड़ी और शिया नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई खामेनेई ईरान के प्रमुख बने, तभी दोनों देशों की दोस्ती पर विराम लग गया। ईरान के नए राष्ट्र प्रमुख ने इसे पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और अमेरिका से दूरी बना ली। इजराइल से रिश्ते को तोड़ने में कहीं न कहीं उसकी अमेरिका से दोस्ती भी प्रमुख कारण रही। सत्ता परिवर्तन के साथ ही ईरान ने चरमपंथी समूहों का साथ देना शुरू कर दिया जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे थे। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे चरमपंथी संगठनों को ट्रेनिंग, पैसा, हथियार की मदद लगातार ईरान करता रहा है। हालांकि ईरान ने सार्वजनिक तौर पर इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजेंसी इस काले सच से वाकिफ है। तो ये चीज आप इसके पॉइंटों को आप नोट डाउन कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, और आप इसको अपने आंसर राइटिंग आईआर वाले प्रश्नों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इसी पे देखें तो हम लोग बात करें पायलट गोपीचंद थोटाकुरा के बारे में। इनके बारे में पहले भी एक दिन पहले बात हो चुकी है। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा जो है जल्द ही इतिहास रचने जा रहे हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भारतीय मूल के लोग गए, ये पहले भारतीय हैं। वे अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। ठीक है, अभी यात्रा की तारीख घोषित नहीं की गई है। यहां पर एक थोड़ा सा एक रिसर्च आई है, उस रिसर्च के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि वैज्ञानिकों ने अपने एक नए शोध में दावा किया कि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के गुर्दे अर्थात किडनी जो होती है कहीं ज्यादा तेजी से खराब होते हैं। शोध से पता चला है कि क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी से पीड़ित मरीज जो बेहद गर्म क्षेत्रों में रहने को मजबूर है, वे सालाना गुर्दे की कार्य क्षमता में 8% की अतिरिक्त गिरावट का अनुभव करते हैं। गुर्दे की कार्य क्षमता में यह अंतर समशीतोष्ण जलवायु में रहने वाले मरीजों की तुलना में देखा गया है। बता दें कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, साथ ही वहां सर्दी और गर्मी के तापमान में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। यह शोध जो है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया, जिसके नतीजे जर्नल द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में आप इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग दिल्ली हवाई अड्डे के बारे में बात करें तो देखिए, दिल्ली हवाई अड्डे को 2023 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त बिजी हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर दुबई हवाई अड्डा, तीसरे स्थान पर डलास हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI वर्ल्ड के अनुसार दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 10वें स्थान पर है। इस एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने यह सूची जारी करते हुए कहा कि 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर कुल 850 करोड़ यात्रियों के उड़ान भरने का अनुमान है, जो 2022 की तुलना में 27.2% अधिक है। यह आंकड़ा महामारी पूर्व के स्तर के मुकाबले 93.8% अधिक है। शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 5 अमेरिका में है। दिल्ली हवाई अड्डे ने 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला। इससे पहले 2022 की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा जो है 9वें स्थान पर था, अब की 10वें स्थान पर है। अब आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बा राव के विचारों के बारे में। RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा कि जो है भारत की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी भारत जो है गरीब देश बना रह सकता है। इनकी बातों को हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मिल सकते हैं जो तार्किक विवेचना के लिए आप अपने आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने सोमवार को कहा, मतलब 15 अप्रैल को कहा कि 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में भी भारत एक गरीब देश बना रह सकता है। लिहाजा इस बात पर खुशी मनाने का कोई कारण नहीं है। सुब्बा राव ने यहाँ एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि अमीर देश बनने का मतलब विकसित राष्ट्र बनना नहीं है। RBI के पूर्व गवर्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि अगर वह सत्ता में वापस आते हैं तो भारत उनके तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुब्बा राव ने कहा कि मेरे विचार में यह संभव है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन यह कोई उत्सव मनाने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम 1.4 अरब लोग मतलब 140 करोड़ लोग हैं और लोग उत्पादन का एक कारक है। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था क्योंकि हमारे पास लोग हैं, लेकिन हम अब भी एक गरीब देश है क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अभी जो है वर्ल्ड लेवल
जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें भी बताया गया है कि भारत की 65% आबादी जो है वो क्या है, बेरोजगार है। और उस 65% जो आबादी है उसमें से भी 82% लगभग जो है, जो कह सकते हैं युवा हैं, वो बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है। सुब्बा राव ने कहा कि भारत जो है 2600 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ, यदि आय के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग करें तो भारत 139वें स्थान पर है, 139वें स्थान पर है, और ब्रिक्स और G20 देशों में सबसे गरीब है। उन्होंने कहा कि इसलिए आगे बढ़ने का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे तंजानिया के बारे में। तंजानिया में क्या हुआ? तंजानिया की राजधानी ध्यान रखिएगा नैरोबी है, नैरोबी। तंजानिया में बाढ़ के कारण पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 58 लोगों की मौत हो गई। इस पूर्वी अफ्रीकी देश में जबरदस्त बारिश जारी है और तटीय इलाकों में बारिश से सबसे अधिक कहर ढाया है और करीब 1,26,831 लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये तंजानिया के बारे में था। इसको हम लोग मैपिंग के दृष्टिकोण से भी मैप में एक बार देखेंगे। अभी सिंगापुर की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शीन लुंग, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ली शीन लुंग, ने 15 अप्रैल को घोषणा की कि आर्थिक रूप से समृद्ध देश की सरकार का करीब 20 वर्ष तक नेतृत्व करने के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे और उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग उनकी जगह लेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण और उत्तराधिकार योजनाओं में दिक्कत के बाद ली निर्धारित समय से देर से बोंग को, जो उप प्रधानमंत्री हैं, को देश की बागडोर सौंप रहे हैं। ली जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो ली 72 साल के हैं, ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। और उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि नेतृत्व परिवर्तन किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा, पिछले साल नवंबर में मैंने इस वर्ष प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। मतलब 2023 में कहा था कि 2024 में वो छोड़ देंगे। 15 मई को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका समाप्त कर लूंगा और उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग उसी दिन अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो ये हुआ आपका सिंगापुर के घटनाक्रम के बारे में। अगला जो है वो आपका कांगो गणराज्य के बारे में बात करेंगे। कांगो गणराज्य के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसे जायरे कहते हैं, जिसकी राजधानी किनशासा है। क्या है इसकी राजधानी? किनशासा। तो ध्यान रखिएगा, राजधानी किनशासा। देखिए यहां हुआ क्या है, इस्लामिक स्टेट से जुड़े हमलावरों के हमले में 11 लोग मारे गए। चरमपंथ से जुड़े विद्रोहियों ने सप्ताहांत में पूर्वी कांगो के गांव पर हमला किया, इसमें कम से कम 12 लोग मारे गए। ठीक है, इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स के विद्रोही लंबे समय से युगांडा के निकट सीमा क्षेत्र में सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इस साल वहां लगभग 200 लोग मारे गए। मेयर नगोंगो मयांगा के अनुसार मुलेकेरा के कम्यून में 4 अलग अलग स्थानों से 1100 बरामद किए गए हैं। तो यहां पर हम लोग जो है कांगो जो गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे, इसको भी हम लोग एक बार मैप पे देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे थोड़ा सा यहां पर एक जो फोटो दी गई है उसको देखें। यहां पर क्या है, मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में सोमवार को अर्थात 15 अप्रैल को चिथिराई महोत्सव समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये चिथिराई महोत्सव समारोह, ये है क्या और कहां पे मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिएगा। ये चिथिराई महोत्सव समारोह जो है तमिलनाडु के मदुरै में मनाया जाता है, जो यहाँ पे मीनाक्षी अम्मन मंदिर है। देखिए ये जो उत्सव होता है 15 दिन चलता है। ये उत्सव मनाया क्यों जाता है? भगवान सुंदेश्वर जो भगवान शिव का ही रूप है और देवी मीनाक्षी विष्णु की बहन है, इनके मिलन के अवसर के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। आप देखें भगवान शिव के जो कह सकते हैं भक्त होते हैं वो शैव होते हैं, शैव कहलाते हैं, और जो विष्णु के होते हैं भक्त होते हैं वो आपके वैष्णव कहलाते हैं। तो एक प्रकार से ये जो आपका त्योहार है, यह चित्राई महोत्सव है, ये शैव और वैष्णव दोनों समुदायों का एक प्रकार से मिलन भी होता है। इसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो चित्राई महोत्सव के बारे में याद रखिएगा। यहां पर एक बंबई हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, उसको भी थोड़ा याद रखिएगा। बंबई हाईकोर्ट ने धन शोधन मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से रात भर पूछताछ करने पर परिवर्तन निदेशालय ईडी की आलोचना करते हुए कहा
कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, नींद का अधिकार जो है ये बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। तो इसको आप कहीं पर भी इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है खेल वाले पृष्ठ पर चलते हैं। तो खेल पृष्ठ पर जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो एक ही है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर जिनका नाम रहा है डेरेक अंडरवुड का जो है 15 अप्रैल को निधन हो गया। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर डेरेक अंडरवुड का 15 अप्रैल को निधन हो गया। वह 78 ईयर्स के थे। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को अपनी गेंदबाजी से परेशान करने वाले डेरेक अंडरवुड को 60 और 70 के दशक की पिचों पर खेलना खतरनाक था। गेंदों में बेहद सटीकता से अपने समकालीन गेंदबाजों में काफी लोकप्रिय अंडरवुड ने 86 टेस्ट और 257 टेस्ट में 297 विकेट झटके, जो इंग्लैंड के किसी भी स्पिनर के सर्वाधिक विकेट है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, डेरेक अंडरवुड के बारे में। तो इस प्रकार से यहां पर ये चीजें समाप्त होती है। अब हम लोग जो है मैपिंग सेक्शन में चलते हैं। मैप में हम लोग 3 देशों के बारे में देख लेते हैं। तो मैपिंग सेक्शन में हम लोग बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया जो है आपका पूर्वी अफ्रीकी देश है, पूर्वी अफ्रीकी देश है। सबसे पहले इसकी बाउंड्री की बात करते हैं, किससे किससे की सीमा लगी हुई है। तो केन्या से लगी हुई है, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, ठीक है, बरूंडी से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त आप नीचे देखेंगे, बगल में देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे इससे लगी हुई है, इससे भी लगी हुई है इसकी सीमा, ठीक है। पर आप देखेंगे, एक सेकंड, यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को देखेंगे तो इसकी सीमा जो है लगी डायरेक्ट नहीं लगी हुई है, डायरेक्ट जो है तंजानिया से नहीं लगी है, जलीय सीमा के रूप में लगती है। डायरेक्ट कहीं पे भी आप देखेंगे इसकी स्थलीय सीमा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से नहीं लगती है। इसकी सीमा लगती है जाम्बिया से, जाम्बिया से, इधर मलावी से, इधर आपका मोजाम्बिक से। इन देशों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। इसकी राजधानी डोडोमा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ की और राजधानियों की बात कर ले, जैसे केन्या की राजधानी नैरोबी है, रवांडा की किगाली है, बरूंडी की बुजुम बुरा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो है वो आपका तंजानिया से होकर गुजरती है, वो आपका कांगो से होकर के गुजरती है। एक सेकेंड, ये आपकी लाइन जो है यहां से ऊपर से गुजरेगी, क्योंकि ये लेक विक्टोरिया से होकर के गुजरती है, ठीक है। लेक विक्टोरिया से होकर के गुजरेगी। तो ये आपका जो युगांडा है, युगांडा, ये कांगो गणराज्य हो गया, ये युगांडा हो गया, ये लेक विक्टोरिया, तंजानिया और केन्या से होते हुए इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और बात करें, तंजानिया जो है ये हिंद महासागर, इधर आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर तट पर अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ कॉफी का उत्पादन किलिमंजारो की जो ढाल है, किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला, वो आपका तंजानिया में है। तो किलिमंजारो की ढाल पर किया जाता है। इस देश के तटीय क्षेत्र में मैदान का विस्तार पाया जाता है और इसी तटीय क्षेत्र में मूंगे की चट्टान एवं दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। इस देश के 2 द्वीप जंजीबार यहाँ पे दिख रहा है ना, जंजीबार और पेम्बा, ये पेम्बा, जंजीबार और आपका 2 द्वीप है, जंजीबार है यहाँ पे और यहाँ पे पेम्बा पर विश्व का 90% लौंग का उत्पादन किया जाता है। अतः यह विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादक देश है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर जो है दारुस्सलाम है। ये यहाँ पे दिख रहा है दारुस्सलाम है, जो यहाँ की पुरानी राजधानी है। इसे शांति का स्वर्ग उपनाम से पुकारा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंगापुर के। पहले हम लोग अफ्रीका की जब बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात कर लेते हैं। तो इसको यदि देखें तो ये आपका मध्य अफ्रीका में आता है। इसके यदि पड़ोसी देशों की सबसे पहले बात करें, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखिए इसकी सीमा आपका साउथ सूडान, युगांडा, साउथ सूडान हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, बरूंडी हो गया, बरूंडी से लगती है। तंजानिया से सीमा इसकी नहीं लगी हुई, ध्यान रखिएगा, तंजानिया से इसकी सीमा नहीं लगी क्योंकि बीच में जलीय सीमा है, ठीक। इसके अतिरिक्त सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। इसके अतिरिक्त यहां पर देखेंगे तो कांगो है, अंगोला है, नीचे अंगोला है, इधर जाम्बिया है, इधर मलावी है। तो इनसे इनकी सीमा जो है वो साझा होती है। और ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है,
और इसकी राजधानी किंशासा है। यहाँ पे आप इसकी राजधानी देख सकते हैं, किंशासा इसकी राजधानी है। यदि कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करें तो यह विषुवत रेखा पर फैला हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसे वनों का देश कहा जाता है। इस देश की 71% 71% जनसंख्या गांव में निवास करती है और यहाँ विश्व का 50% कोबाल्ट का भंडार पाया जाता है। इस देश में जाम्बिया की सीमा पर स्थित, जाम्बिया यहाँ है नीचे ना, जाम्बिया की सीमा पर स्थित लुम्बुबाशी जो है, यहीं पर आपका सीमा पर लुम्बुबाशी है। लुम्बुबाशी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे जायरे की तांबा राजधानी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर जो है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, आसियान का सदस्य भी है। तो ये जो मलय प्रायद्वीप है, जिसमें मलेशिया का अधिकार है, मलय प्रायद्वीप, तो इस मलय प्रायद्वीप के नीचे आप देखेंगे तो इसके जो नीचे वाले हिस्से में यहीं पर है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी भी क्या है, सिंगापुर ही कहलाती है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही कहलाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां टिप पे जो है, यहां नीचे ये सिंगापुर है। और इसके अतिरिक्त यहां पर ये जो आपको द्वीप दिख रहा है, ये सुमात्रा है, इधर ये जावा है, इधर बोर्नियो है, जिसपे आपका 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर आपका ब्रुनोई है। ठीक, और ये जो आपका सुमात्रा द्वीप है, यहां पे एक जलसंधि है। इस जलसंधि को क्या कहते हैं, इस जलसंधि को स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का ये मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा को अलग करने का कार्य करता है, और इधर आपका अरेबियन सी है और इधर आपका जावा सी है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। सिंगापुर की जो सीमा है वो आपका मलेशिया से ही केवल लगती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।